तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें एक एक करके फटाफट इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून हिंसा को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई आज फटकार। पूछा किस कानून के तहत लोगों से कर रहे हो आप वसूली। जी दोस्तों, इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली दंगा में 2 शिकायत में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम, कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। कहा अभी तक क्यों नहीं की गई इसके खिलाफ कार्रवाई, ये तो बाहर घूम रहा है। जहां इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में गिर सकती है कांग्रेस सरकार। डिप्टी सीएम सचिन पायलट हुए बागी, 25 विधायकों के साथ आज कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी उठापटक को टालने के लिए कांग्रेस ने भी अपने 2 नेता अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान भेजा है। कहा है कांग्रेस संकट में, वहां जाकर इस संकट को दूर करो। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विकास दुबे के लिए मुखबरी करने वाला दरोगा हुआ गिरफ्तार, पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कहा योगी सरकार ने जानबूझकर किया विकास दुबे का एनकाउंटर, मांग की है सीबीआई जांच की। इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि डोकलाम विवाद के बाद राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ कर रहे थे मीटिंग, जेपी नड्डा ने लगाया है गंभीर आरोप। इस खबर को भी विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह बोले दुनिया में कहीं पर भी कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई गई तो वो सिर्फ भारत में, अन्य कहीं पर नहीं। जहां इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार्दिक पटेल ने किया है बड़ा दावा, गुजरात में 1 तिमाही बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जहां दोस्तों, इस खबर को भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवबन को फिर से दी सुप्रीम कोर्ट ने राहत, अगले आदेश तक कार्रवाई पर लगा दी रोक। जो दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इन गोदे पत्रकारों की मदद कर रहा है, इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को बचाया, सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा। मनोज तिवारी ने बोला है, एक बार फिर से जो है मनोज तिवारी ने बोल दिया है केजरीवाल पर हमला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने लॉकडाउन को लेकर भी नया एक फार्मूला निकाला है कि हफ्ते में अब 5 दिन ही दुकान खुलेंगी और 2 दिन दुकान बंद रहेंगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर भी मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की हैं कि किस तरह से गणेश उत्सव मनाया जाएगा महाराष्ट्र में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में भी आपको बताएंगे कि कश्मीर में अलगाववादियों पर कसा जा रहा है शिकंजा, तहरीक हुर्रियत चेयरमैन अशरफ सहराई गिरफ्तार किए गए। जहां दोस्तों, इन खबर को सभी को विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून हिंसा को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। पूछा किस कानून के तहत जारी किया गया वसूली नोटिस, योगी सरकार बताए। जय दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2019 में दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ लखनऊ में हिंसा हुई थी। लखनऊ हिंसा मामले में तहसील सदर ने लखनऊ द्वारा जारी किए गए वसूली नोटिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब तलब किया है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ खंडपीठ ने हाई कोर्ट में कहा कि योगी सरकार बताए कि जब घटना हुई थी तो वसूली का कोई कानून मौजूद था उस समय या नहीं। हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि किस कानून के तहत ये लोगों के लिए नोटिस जारी किया गया है वसूली का, योगी सरकार कोर्ट में आके बताए। तो ये काफी बड़ा झटका योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले सितंबर में हुए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए योगी सरकार ने नुकसान का आकलन करने के बाद हिंसा करने वाले लोग के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये हाई कोर्ट ने काफी बड़ा झटका योगी सरकार को आज दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। 2 शिकायतों में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम, कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, अभी तक क्यों नहीं की इसके खिलाफ कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली निवासी 2 शिकायतकर्ताओं ने कटघर टूमा कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उनके क्षेत्र की शांति एवं सौहार्द भंग करने तथा दंगा कराने में सहयोग करने के लिए भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली की एक कोर्ट ने उन 2 याचिकाओं पर पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 156 के तहत कटघर टूमा कोर्ट में ये दायर की गई है एफआईआर। वहीं आपको बता दें कि इस
इसे लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया है कि वो स्टेट रिपोर्ट दायर करे। आवेदनकर्ता वकील महमूद पिरचा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने भी अब पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है कि वह इनकी रिपोर्ट भी दर्ज करे और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे और इसके ऊपर जो भी आरोप है उसकी जांच करके इसको जेल भेजे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि अब कपिल मिश्रा के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं दिल्ली दंगा को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि राजस्थान में आज गिर सकती है कांग्रेस सरकार। डिप्टी सीएम सचिन पायलट हुए बागी, 25 विधायकों के साथ कर सकते हैं आज बीजेपी ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान से भी कांग्रेस सरकार को बड़ा झटके लगने वाला है और कांग्रेस सरकार राजस्थान में भी गिरने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार उन्हें 25 विधायकों का समर्थन भी मिल चुका है, जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरना अब तय हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है और 40 मिनट तक उनकी बैठक भी चली है। इससे पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी। उसी बीच अब पायलट राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में योग्य और काबिलियत लोगों के लिए जगह नहीं है, जिसको लेकर मैं चिंतित हूं और सचिन पायलट ने जो भी कदम उठाया वह अच्छा उठाया। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान संकट टालने के लिए कांग्रेस ने अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान के लिए रवाना कर दिया है कि वहां जाकर सरकार के ऊपर जो संकट है उससे हटाइएगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएं कि राजस्थान के सियासी संकट पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जताई चिंता। बोले, क्या हम सभी घोड़े के भागने पर पहुंचेंगे राजस्थान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार संकट के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर हालात पर चिंता जताई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी के लिए मैं चिंतित हूं, क्या हम तभी जाएंगे जब घोड़े हमारे भाग जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विकास दुबे के लिए मुखबरी करने वाला गिरफ्तार दरोगा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एनकाउंटर को बताया फर्जी, कहा अब मेरी जान को है खतरा। वहीं मुंबई से गिरफ्तार विकास दुबे के करीबी गुड्डन त्रिवेदी व सोनू तिवारी को कानपुर पुलिस ने दी क्लीन चिट। वहीं विकास दुबे के गाँव पहुंची एसआईटी की टीम, गाँव वालों से की पूछताछ। दोस्तों, आपको बता दें कि विकास दुबे के लिए मुखबरी करने वाला गिरफ्तार दरोगा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि इंस्पेक्टर के शर्मा ने अदालत में याचिका दायर कर खुद को और पत्नी की जान को खतरा बताया है। दरोगा ने याचिका में कहा है कि विकास दुबे और उसके गुर्गों की मुठभेड़ में हुई मौत की घटना के बाद उसे खुद और पत्नी की जान को खतरा लगने लगा है, इसीलिए उसकी जान की हिफाजत की जाए। वहीं उसने विकास दुबे के एनकाउंटर पर कहा है कि विकास दुबे का एनकाउंटर एक स्क्रिप्ट के तहत किया गया जो कि फर्जी एनकाउंटर था। इसी बीच ये काफी बड़ा दावा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई से गिरफ्तार हुए विकास दुबे के करीबी गुड्डन त्रिवेदी व सोनू तिवारी को कानपुर पुलिस ने क्लीन चिट भी दे दी है और कानपुर पुलिस ने कहा है कि इनके फिलहाल कोई भी सबूत जो है घटना में शामिल होने के नहीं मिले हैं, जिसके तहत इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है और जांच चल रही है। अगर जांच में इनका कोई भूमिका निकलकर सामने आती है तब इन पर कार्रवाई की जाएगी। भाई आपको बता दें कि बिकारू गांव यानी विकास दुबे के गांव एसआईटी की टीम पहुंची है, गांव वालों से पूछताछ की है। देखते हैं कि एसआईटी की टीम उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या जानकारी देती है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है विकास दुबे को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मानहानि मामले में पत्रकार अमीश देवन को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दी राहत, अगले आदेश तक कार्रवाई पर फिर लगा दी रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अमीश देवन को मानहानि के एक मामले में किसी भी कार्रवाई से दी गई छूट की अवधि को कल फिर से बढ़ा दिया है। मामला एक टीवी शो के दौरान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से संबंधित है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिसके बाद विभिन्न प्रदेशों में पत्रकार अमीश देवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जून को दी गई राहत को अगले आदेश तक के लिए फिर बढ़ा दिया है। यानी 26 जून को भी इस आदेश में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अमीश देवन के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता और कराएगा तो पुलिस अमीश देवन पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस अवधि को बढ़ा दिया है अगले आदेश तक। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस चाटुकार पत्रकार के साथ
दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि मानहानि मामले में अभीश देवन के खिलाफ राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना में मुकदमे दर्ज कराए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दखल दी, जिसके बाद अब कोई भी आपराधिक मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरह से ही पैरवी करेगा इन चाटुकार पत्रकारों की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल में डालना था, क्योंकि इतने बड़े सूफी संत के खिलाफ इन्होंने भद्दी टिप्पणी की थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ मीटिंग कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर। इस खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कायसरगोड केरल में नए बने जिला समिति कार्यालय भवन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने चीन मसले को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी चीन पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। भारत के लोग जानते हैं कि डोकलाम विवाद के दौरान चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे। आप आगे उन्होंने कहा कि आपने लोगों को गुमराह किया है और देश को तब पता चला जब चीनी राजदूत ने तस्वीर ऑनलाइन डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, देश जानता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। राहुल जी, आप रक्षा समिति के सदस्य होने के बाद भी समिति की 11 बैठक में एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। ये आपका डिफेंस के प्रति समर्पण, आप डिफेंस के लोगों का मनोबल गिराते हैं। तो ये काफी बड़ा हमला आज बोला गया है जेपी नड्डा की तरफ से राहुल गांधी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना महामारी पर बड़ा बयान। कहा, दुनिया में कहीं पर कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई तो वो सिर्फ भारत में। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना महामारी रोकने में बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दुनिया देख रही है कि अगर विश्व में कहीं भी कोरोना वायरस के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई तो वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में लड़ी गई। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसा डर था कि हमारे जैसे बड़े देशों में इस चुनौती का सामना कैसे किया जाएगा, जहां के शासन का ढांचा संघीय है, 130 करोड़ लोगों की घनी आबादी और सत्ता की कमान की कोई एक श्रृंखला नहीं है। उन्होंने कहा कि करतारपुर गांव में सीआरपीएफ अधिकारियों की प्रशिक्षण एकेडमी के परिसर में पीपल्स के पेड़ का एक पौधा लगाने के बाद ये बातें उन्होंने कही है। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने जिस तरह से तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी की महामारी रोकने में, वह नहीं जानते कि भारत अब दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा कोरोना महामारी संक्रमित देशों में से आ गया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। मोदी सरकार कोरोना महामारी रोकने में विफल हुई है, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह झूठी बातें कह रहे हैं कि कोरोना महामारी से भारत ने जीत हासिल की है पूरी दुनिया में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार से की बड़ी मांग। कहा, पूरे प्रदेश में लंबे समय तक लगाया जाए फिर से लॉकडाउन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हफ्ते में 5 दिन दुकान खोलने और 2 दिन दुकान बंद करने के लॉकडाउन को लागू करने का फैसला लिया है। यानी आपको बता दें कि एक सप्ताह में शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा, जबकि अन्य 5 दिनों पूरा प्रदेश खुला रहेगा। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर सप्ताह में 4 दिन कार्यवास लागू करने की वकालत की है। अखिलेश यादव ने पीटीआई भाषा से रविवार को कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू करने की बजाय सरकार को सप्ताह में 4 कार्य दिवस की व्यवस्था लागू करनी चाहिए और ये लंबे समय तक रहनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कार्य दिवस सोमवार से बृहस्पतिवार तक होने चाहिए और साप्ताहिक बंदी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होनी चाहिए। कोरोना वायरस के मद्देनजर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। तो ये काफी बड़ी मांग योगी सरकार से अखिलेश यादव ने आज की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना की दवा को लेकर अच्छी खबर। रूस ने बना ली कोरोना की वैक्सीन, पूरी दुनिया में बेचेगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वैक्सीन को लेकर रूस से अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रूस ने बाजी मार ली है। रूस के सेचिनोव विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस के लिए दवा तैयार कर ली है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न भी कर लिया गया है। अगर ये दवा सच निकली तो ये कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। इसके साथ ही दुनिया को कोरोना वायरस की काट भी रूस ने ही खोज निकाली है। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के
तमाम विकसित देशों ने कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने जुटे हुए थे, लेकिन कई तो ट्रायल के स्तर पर फेल हुए। लेकिन पहली बार रूस ने वैक्सीन को लेकर सफल दावा किया है। तो ये काफी अच्छी खबर आ रही कि रूस ने कोरोना की दवा बना ली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को बचाया, सीएम केजरीवाल दें इस्तीफा, मनोज तिवारी ने बड़ा बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद खतरा मोल लेते हुए दिल्ली को कोरोना से सुरक्षित किया है। उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल घर पर बैठे रहे। आगे उन्होंने कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमण रोकने में विफल साबित होने के कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर हर साल खर्च होने वाले करीब 7,000 करोड़ रुपए पर श्वेत यानी व्हाइट पेपर भी जारी करने की मांग की है। मनोज तिवारी ने कहा कि कहीं जो है केजरीवाल ने इसका पैसा खा तो नहीं लिया। तो ये काफी बड़े हमले बोले गए हैं आज मनोज तिवारी की तरफ से केजरीवाल पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर कोरोना का असर, 4 फुट से बड़ी प्रतिमा पर लगाई सरकार ने रोक, जाने क्या होंगे नियम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शनिवार को गणेश उत्सव को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार गणेश उत्सव में 4 फुट से बड़ी मूर्ति पर रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी का असर अब सीधा जो है गणेश उत्सव पर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार गणेश पंडालों में 4 फुट से ऊंची गणेश मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार घर के अंदर भी गणेश की प्रतिमा सिर्फ 2 फुट की ही हो सकती है, इससे ज्यादा लाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही लोगों को अपने घर में ही रहकर गणेश महोत्सव की पूजा करने का आदेश मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वहीं लोगों से पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करने की भी मोदी सरकार द्वारा अपील की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार ने इन दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर इस बार गणेश उत्सव एकदम साधारण तरीके से मनाया जाएगा। लोग इस बार घर के अंदर ही गणेश उत्सव का आयोजन करें और गणेश भगवान की प्रतिमा को घर के अंदर ही विसर्जित करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नजदीकी कृत्रिम तालाब में विसर्जित करने की अपील की है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के बीच सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को मशवरा दिया है कि 2021 की मांगी गणपति तक विसर्जन स्थगित करना चाहिए, जिससे कि कोरोना महामारी रुक जाए। तो ये काफी बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है महाराष्ट्र सरकार और मोदी सरकार की तरफ से गणेश महोत्सव को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कश्मीर में अलगाववादियों पर मोदी सरकार ने कसा शिकंजा, तहरीक हुर्रियत चेयरमैन अशरफ सहराई किए गए आज फिर से गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसी बीच प्रशासन ने अलगाववादियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई को फिर से गिरफ्तार किया गया है। सहराई के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे और उनका आतंकी बेटा हाल ही में एक मुठभेड़ में भी मारा गया था। जानकारी के मुताबिक अलगाववादी संगठन तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई को श्रीनगर स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है और ये कार्रवाई मोदी सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत की है। इस दौरान कई अन्य अलगाववादी नेताओं को भी हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि पहले ही धारा 317 हटाने के खिलाफ उन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद उनको नजरबंद कर दिया गया था और हाल ही में उन्हें मोदी सरकार ने जो है छोड़ा था, फिर अब उनको गिरफ्तार कर लिया है मोदी सरकार ने। तो अनुच्छेद 317 हटने के बाद किस तरह से उनके खिलाफ अत्याचार मोदी सरकार कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशील मोदी ने RJD को बताया कमजोर विद्यार्थी। तो तेजस्वी ने कहा कि राजद के डर से 24 साल से नीतीश के पीछे लग्गू बने हुए हो। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। इसका ताजा उदाहरण बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और RJD के नेता तेजस्वी यादव के ट्विटर बार से देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी पर आरोप लगाया है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे छिपे रहते हैं। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी को अपने ट्वीट में कमजोर और गैर स्वाभिमानी भी बताया है। सुशील मोदी ने शनिवार रात ट्वीट किया कि विधानसभा चुनाव समय में
समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही आरजेडी अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने का बहाना खोज रही है। इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पीछे आप जो है चुप्पे चुप्पे लगे रहते हो और आप एक कमजोर नेता हो। तो ये सुशील मोदी पर तगड़ा वार तेजस्वी यादव ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हार्दिक पटेल ने किया बड़ा ट्वीट। कहा गुजरात में 1/3 बहुमत से बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। अब हो रहे हैं ट्रोल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हार्दिक पटेल इस ट्वीट में यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। रविवार को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हुए एक गलती कर बैठे। दरअसल हार्दिक पटेल ने अपनी ट्वीट के जरिए दोनों नेताओं को आभार जता रहे थे और उस आभार जताने में लिख दिया गया कि कांग्रेस 2020 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 1/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन जबकि सरकार बनाने के लिए गुजरात में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। बाद में इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये काफी बड़ी गलती आज हार्दिक पटेल ने करी है। अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज